नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल इंटरफेस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपीजी के स्पेशल सीरीज जो हमने शुरू की थी उसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इसी सेशन में आज हमारा ये 5वां लेक्चर है। दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। अगर आप एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, पटवारी या व्यापम लेवल की जितनी भी एग्जाम एमपी में होती है उन सभी एग्जाम हेतु ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो दोस्तों, इस सीरीज को आपको जितने भी लेक्चर यहाँ पर आते हैं उन सभी लेक्चर को आपको यहाँ पर अटेंड करना है। तो दोस्तों, इसी सेशन में आज से हम शुरू करने वाले मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के गठन को बहुत ही अच्छे से और डिटेल के साथ पढ़ लिया था और साथ साथ मध्य प्रदेश के गठन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज की क्लास से हम शुरू करने वाले मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में आपको बहुत ही नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो मेरी बात सुन लेना कि नोट्स साथ में बनाते चले क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, नोट्स साथ साथ मेंटेन करते चले ताकि आपकी तैयारी यहां पर बेहतर हो। तो दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जल्दी से अपने दोस्तों के पास लिंक सेंड कर दे ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा पाए। ठीक है, और उसके बाद में हम आज की इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सभी अपने दोस्तों को जोड़ ले, उसके बाद हम यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्लास आज की होने वाली है और आपको बहुत सारी इतनी नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको आज की क्लास में सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने दोस्तों के पास लिंक सेंड कर दें। दोस्तों, सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए है कि अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, यानी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगी वही मैं आपको सेंड करूंगा। इसके लिए आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं और जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड करता रहूंगा। जैसे मैप वाली पीडीएफ रहेगी तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद में डेली करंट अफेयर, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पर जाकर हमारा जो चैनल है गुरुकुल इंटरफेस एकेडमी सर्च करना है और ये आपको लोगो दिखाई देगा। तो इस चैनल को यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। तो याद रखना, टेलीग्राम पर जाकर गुरुकुल इंटरफेस एकेडमी का जो चैनल है उसे आप ज्वाइन कर ले, तो ताकि आपको डेली क्लास की न्यूज, उसके बाद में करंट अफेयर, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और साथ साथ जो क्लासेस चल रही है उसके नोट्स आप बनाते चले ताकि आपकी तैयारी यहाँ पर बेहतर हो। ठीक है, तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था? तो पिछली क्लासों में हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय बहुत ही अच्छे से और डिटेल के साथ पढ़ लिया और साथ साथ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमने अगला चैप्टर शुरू किया था मध्य प्रदेश का गठन। तो मध्य प्रदेश के गठन से हमने 1861 से 2021 तक मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर लिए और साथ साथ इसके क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए कि मध्य प्रदेश के गठन से किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में बनते हैं। अब आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य शुरू करने वाले हैं और मैंने आपको बताया था कि भौगोलिक परिदृश्य में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो भौगोलिक विभाजन, नदियां, परियोजना, ऊर्जा संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, उद्यान, खनिज और कृषि, ये सारे चैप्टर आपके किस में आते हैं? तो ये आते हैं आपके भौगोलिक परिदृश्य में। तो भौगोलिक परिदृश्य के अंतर्गत आज का जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका भौगोलिक विभाजन। तो आज के क्लास में हम भौगोलिक विभाजन को शुरू करने वाले। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए आज की क्लास होने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को समझने के पहले हम कुछ बेसिक बातें यहां पर समझते हैं ताकि आपको पूरा नॉलेज हो जाए कि आखिर भौगोलिक विभाजन होता क्या है और भौगोलिक विभाजन में हम किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भौगोलिक विभाजन में आपका एक शब्द निकल कर आया अपने सामने यहाँ पर, जिसे हमने बोला भूगोल। क्या बोला? भूगोल एक शब्द आपके सामने निकल कर आता है। ठीक है दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एक शब्द अपने सामने निकल कर आता है जिसे हमने नाम दिया भूगोल। अब यहाँ पर भूगोल को हम देखें तो भूगोल को हमने इंग्लिश नाम दिया ज्योग्राफी। ठीक है, तो इस भूगोल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है ज्योग्राफी। जब हमने ज्योग्राफी शब्द को दो भागों में तोड़ा तो पहला भाग निकल कर आया आपके सामने जियो और दूसरा भाग निकल कर आया आपके सामने ग्राफी। ठीक है, तो भूगोल शब्द था जिसका इंग्लिश नाम बना ज्योग्राफी और जब ज्योग्राफी शब्द को हमने दो भागों में तोड़ा तो एक शब्द आया जियो और दूसरा भाग एक शब्द आया आपके सामने ग्राफी। जब हमने जियो शब्द के बारे में जाना तो जियो शब्द का मतलब निकल कर आया कि भाई जियो शब्द का मतलब तो होता है पृथ्वी और जब ग्राफी शब्द का हमने
यहाँ पर मतलब निकाला तो ग्राफी शब्द का मतलब निकल कर आया कि भाई ग्राफी शब्द का मतलब तो होता है अध्ययन, यानी कि ये ज्योग्राफी आपसे क्या बोलना चाहता है, तो ये ज्योग्राफी शब्द आपसे ये बोलना चाहता है कि हम ज्योग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं, तो ज्योग्राफी में जिसका अध्ययन किया जाता है वो आपकी पृथ्वी। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ज्योग्राफी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो ज्योग्राफी में हम करते हैं पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। अब भाई हमें ये तो समझ में आ गया कि ज्योग्राफी के अंदर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना कि ज्योग्राफी के अंदर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं और पृथ्वी पर हम पेड़ पौधे, कृषि, जलवायु, खनिज, उसके बाद उद्यान, ये जितनी भी चीजें प्राकृतिक चीजें पृथ्वी पर आती है, इन सारी प्राकृतिक चीजों का हम अध्ययन करते हैं किसमें, तो ये हम अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लो क्योंकि आपका यहाँ से बेस तैयार होगा और बेसिक क्लास हम बेसिक तरीके से हम सारी चीजों को समझते चलना। तो सारी चीजें को हम समझना है तो सबसे पहला आपका बनता है भूगोल। तो भूगोल को हमने देखा कि भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं और ज्योग्राफी को हमने दो भागों में तोड़ा। तो एक शब्द निकल कर आया जियो और दूसरा शब्द निकल कर आया आपका ग्राफी। तो हमने देखा कि भाई जियो का अर्थ तो होता है पृथ्वी और ग्राफी का अध्ययन होता है, सॉरी ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। और जब आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो याद रखना पेड़ पौधे, जलवायु, मिट्टी, खनिज, जितनी भी चीजें प्राकृतिक चीजें पृथ्वी पर हैं, उन सारी चीजों का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है आपका ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है, इस भौगोलिक विभाजन में हम किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पर जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में जो कृषि, पेड़ पौधे, खनिज, उसके बाद में वन संपदा, उसके बाद कौन कौन सी नदियां यहाँ से बहती है, कौन सा क्षेत्र किस तरीके से मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सारी चीजें जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम आज की क्लास में, यानी भौगोलिक विभाजन में। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आखिर भौगोलिक विभाजन में हम आगे जाकर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ज्योग्राफी जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आगे की कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ, एक जर्मन के वैज्ञानिक आपके सामने आते हैं और जर्मन के वैज्ञानिक जो आते हैं इनका नाम था अल्फ्रेड वेगेनर। कौन थे, अल्फ्रेड वेगेनर आपके जर्मन के वैज्ञानिक आपके सामने आते हैं और 1912 में इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उस सिद्धांत का नाम क्या था, तो उस सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनकर तैयार हो जाता है कि जो अल्फ्रेड वेगेनर है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का यहाँ पर सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर है। एक वैज्ञानिक आते हैं जर्मन के वैज्ञानिक जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगेनर और इन्होंने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। अब ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या होता है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का एक सिद्धांत दिया। तो इन्होंने बताया कि जो आपका कार्बोनिफेरस युग होता है, कौन सा, कार्बोनिफेरस युग। अब ये कार्बोनिफेरस युग क्या होता है, तो इस पूरे युग को हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो आपको यहाँ पर सिंपल इतना याद रखना है कि जो कार्बोनिफेरस युग था, इस कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ कि सभी जो महाद्वीप है ये आपस में जुड़े हुए थे। यानी कि अभी आप पृथ्वी पर जो महाद्वीप देखोगे, जैसे कि आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद एशिया महाद्वीप, उसके बाद में इधर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो उस समय जो कार्बोनिफेरस युग था, तो उस कार्बोनिफेरस में ये जितने भी आपको महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो कौन सा युग था, तो कार्बोनिफेरस युग में जो सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, तो इन महाद्वीप को इन्होंने क्या नाम दिया, तो जो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जो इस स्थल भाग था, इसे नाम क्या दिया, तो आपको इसका नाम दिया पेंजिया। ठीक है, तो याद रखना कार्बोनिफेरस युग में जो पूरे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और जो स्थल भाग था, याद रखना यहां से ये भी याद रखना कि कौन सा भाग था, स्थल, स्थल यानी धरती यानी जमीन वाला भाग था, तो स्थल भाग था, उसे क्या नाम दिया, तो उसे नाम दिया पेंजिया। अब जब कुछ भाग बीच में स्थल वाला भाग था तो उसके आसपास जल भी होगा, तो जो उसके पेंजिया के आसपास जो जल था यानी महासागर वाला भाग था, तो पेंजिया के आसपास यानी चारों ओर जो महासागर वाला भाग था उसे इन्होंने क्या नाम दिया, तो उसे इन्होंने क्या नाम दिया, तो उसे इन्होंने बोला कि ये तो पेंथालासा है। क्या है, ये तो पेंथालासा है। और ये कुछ इस प्रकार से आपको मैप में दिखाई दे रहा है। तो जो आपको ये पूरा स्थल भाग दिखाई दे रहा है इसे इन्होंने नाम दिया था पेंजिया, और इस स्थल भाग के आसपास जो आपको दिखाई दे रहा है जल, इसे इन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था,
था, तो इसे नाम दिया था पेंथालासा। तो आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और बहुत ही नया कंटेंट आपको आज की क्लास में सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे और इनका नाम था अल्फ्रेड वेगेनर। और ये 1912 में आए और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हमने नाम दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और इन्होंने ये बताया कि कार्बोनिफेरस युग में जो सारे महाद्वीप का स्थल भाग था, इस स्थल भाग, ये पूरा स्थल भाग आपस में जुड़ा हुआ था और इस स्थल भाग को इन्होंने नाम दिया क्या? पेंजिया। और इन्होंने बताया कि इस स्थल भाग के आसपास जो जल था, तो उस जल वाले महासागर को इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने नाम दिया पेंथालासा। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे समय गुजरता गया। जैसे जैसे समय गुजरता गया तो हम पहुंच गए कहां पर? तो हम पहुंच गए ट्रियासिक काल में। अब ट्रियासिक काल में क्या हुआ, जो आपका पेंजिया वाला भाग था, पेंजिया मतलब जो स्थल वाला, जो आपस में महाद्वीप जुड़े हुए थे, तो इसका विभाजन शुरू हुआ। ठीक है, तो ट्रियासिक काल में क्या हुआ, तो ट्रियासिक काल में पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ। और जब पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ तो ये दो भागों में बढ़ गया। पहला जो आपका उत्तरी भाग है, इसे नाम दिया अंगारा लैंड, जिसे हम लोरेसिया भी कहते हैं। और उसके बाद जो दक्षिणी भाग है, इसे नाम दिया गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि ट्रियासिक काल में जो पेंजिया था उसका विभाजन शुरू हुआ और जो उत्तरी भाग था इसे नाम दिया क्या? अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग था इसे नाम दिया गोंडवाना लैंड। और ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है, जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो उत्तरी भाग आपका जो ये आपका लोरेसिया दिख रहा है, इसे बोला जाता है अंगारा लैंड। और ये दक्षिण में नीचे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या दिखाई दे रहा है? गोंडवाना लैंड। अब यहाँ पर ये पूरी रामायण आपको सुनाने का मतलब ये था कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, तो आपको यहां से सीधा सिंपल सा आंसर देना है कि जो मध्य प्रदेश है ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो आपको नीचे गोंडवाना लैंड दिखाई दे रहा है, इसी गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। कौन सा? आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये पूरी रामायण समझाने का मतलब यही था कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये आपका जो क्वेश्चन कहीं एग्जाम में बना है और बनता आ रहा है कि मध्य प्रदेश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, तो आपको सीधा यहाँ से आंसर देना है कि मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और इसीलिए मैंने आपको ये पूरी कहानी समझाई। ठीक है, अब बाद में भी क्या हुआ, पहले तो दो भागों में बढ़ गया आपका उत्तरी भाग जो अंगारा लैंड और फिर गोंडवाना लैंड। अब धीरे धीरे आप मैप में देख सकते हो, फिर से ये इसका विभाजन शुरू हुआ, फिर इसके बाद फिर विभाजन शुरू हुआ और फिर लास्ट में ये कुछ प्रकार से ये आपके महाद्वीप इस प्रकार से बन गए। तो ये जो सिद्धांत ये दिया था आपका अल्फ्रेड वेनेगर ने, और इन्होंने ही बताया था कि कुछ इस प्रकार से आपके महाद्वीप किस प्रकार से अलग अलग भागों में टूटते गए और फिर आपके महाद्वीप बने। तो ये वर्तमान में जो पृथ्वी है ये आपकी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो यहाँ से पूरा आपका दो क्वेश्चन निकल कर आते हैं इंपोर्टेंट। पहला भाग तो पहला तो आपका क्वेश्चन यही बन जाता है कि मध्य प्रदेश के प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, तो आपको बताना है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि जो आपका महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है ये किसने दिया, तो अल्फ्रेड वेनेगर ने ये सिद्धांत दिया। 1912 में ये सिद्धांत आपका दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अब आपको पता चल गया कि मध्य प्रदेश किस भूभाग का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, अब क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इंपोर्टेंट कहानी पर आते हैं। अब बात आती है मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को भौगोलिक विभाजन में यानी जो आपकी सुविधा की दृष्टि से या फिर भौगोलिक विभाजन की दृष्टि से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश को प्रमुख तीन भागों में बांटा गया। पहला है आपका मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा आता है आपका बघेलखंड का पठार और तीसरा आता है आपका सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को कितने प्रमुख, यहाँ पर क्वेश्चन मेरी जो शब्द है उसको ध्यान रखना, मैंने कहा प्रमुख तीन भागों में बांटा गया है। कौन सा? प्रमुख तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा बघेलखंड और तीसरा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। लेकिन अगर हम बात करें मध्य उच्च प्रदेश की, तो इस मध्य उच्च प्रदेश को भी पांच भागों में बांटा गया। कितने? पांच भागों में। तो पहला आता है आपका मध्य भारत का पठार, दूसरा आता है बुंदेलखंड का पठार और तीसरा आता है मालवा का पठार, चौथा आता है रीवा पन्ना का पठार और पांचवा आता है आपका नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो आपको यहां से क्लियर करना है कि मध्य प्रदेश को प्रमुख तीन भागों में बांटा गया। पहला आता है आपका मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा आता है आपका बघेलखंड का पठार, तीसरा आता है आपका सतपुड़ा मेकल श्रेणी। लेकिन अगर हम बात करें मध्य उच्च प्रदेश की, तो इस मध्य उच्च प्रदेश को कितने? पांच भागों में बांटा गया, जिसमें आपका आता है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सॉरी
आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश को मुख्यतः कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया। मुख्यतः मैंने बोला है, और शब्द पर ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको सारा बताऊंगा, ठीक है। तो मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में, मध्य उच्च प्रदेश, बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो मध्य उच्च प्रदेश है, इस मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, तो इसे 5 भागों में बांटा गया। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। दोस्तों आपको बार बार रिवाइज करवाने का मतलब और मोटिव यही है कि आपको सारी चीजें याद हो जाए, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि जितने भी शब्द है ये आपके माइंड में घूमे, और जितने भी शब्द यहाँ पर आते हैं वो आपके माइंड में छप जाए, इसलिए मैं बार बार इन चीजों का यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। और साथ में नोट्स जरूर बनाते चले, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हो गया कि प्रमुख 3 भागों में बांटा गया। अब आगे क्वेश्चन का स्वरूप देखते हैं। पहले आप मैप देख लो, तो यह आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऊपर ऊपर सबसे पहला जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है यह आपका मध्य भारत का पठार। उसके बाद इधर इसके बगल में आता है ब्लू कलर में आपका बुंदेलखंड का पठार। उसके बीच में यहाँ पर सबसे बड़ा भाग दिखाई दे रहा है पिंक कलर में, जो कि मालवा का पठार। उसके बाद यहाँ ब्लैक कलर में आपको रीवा पन्ना का पठार दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ये नर्मदा सोन घाटी रिफ्ट वैली आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में बघेलखंड का पठार आपको दिखाई दे रहा है, और सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ठीक है। तो ये पूरा आपका मध्य प्रदेश का मैप है, जिसमें हमने आपका भौगोलिक विभाजन किया। तो ये भौगोलिक विभाजन का आपका इंपोर्टेंट मैप है, और हम इन सबको अब डिटेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक एक पठार को हम यहाँ से डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन का स्वरूप देखो। पहला क्वेश्चन तो आपसे यह बनेगा कि मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भौगोलिक भागों में मुख्य रूप से बांटा गया। ये मुख्य रूप आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है आपका, मध्य उच्च प्रदेश, बघेलखंड और सतपुड़ा मेकल श्रेणी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश को टोटल या कुल कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया, तो आपको यहाँ से बताना है कि कुल 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया। कुल 7 भौगोलिक भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया। कौन कौन से भौगोलिक भाग है, तो आपका कौन कौन से, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, उसके बाद नर्मदा सोन घाटी, बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो ये कुल टोटल पूछे तो टोटल बताना है 7, और मुख्य रूप से पूछे तो मुख्य रूप से बताना है आपको 3। अब ये 7 कैसे हुए, तो हमने देखे कि 2 तो ये आपके अलग है, बघेलखंड और सतपुड़ा, ये 2 तो अलग है। लेकिन आपका जो मध्य उच्च प्रदेश है इसके अंतर्गत 5 भाग आते हैं, तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो बराबर 7 भाग हो गए। तो इस प्रकार से अगर कुल पूछे तो कुल आपका 7 भौगोलिक भाग है, और अगर मुख्य रूप से पूछे तो मुख्य रूप से आपके कितने भौगोलिक भाग बन गए यहाँ पर, तो मुख्य रूप से आपके जो 3 भौगोलिक भाग यहाँ पर बनकर आते हैं। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी, और आपको अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो सारी चीजें आपको यहाँ से कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अब हम जो जितने भी 7 भौगोलिक भाग है, इन 7 भौगोलिक भाग को हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, और इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम यहाँ से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बार फिर से मैप देख लो, आपके सामने मैप है। ये आपका सबसे ऊपर रेड कलर में मालवा का पठार दिखाई दे रहा है। उसके बाद में इसके बगल में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको बुंदेलखंड का पठार दिखाई दे रहा है। उसके बाद में नीचे पिंक कलर में मालवा का पठार, ये इधर ब्लैक कलर में आपको पूरा रीवा पन्ना का पठार दिखाई दे रहा है। उसके बाद इधर ये बघेलखंड का पठार, सबसे पूर्वी पठार। उसके बाद यहाँ पर नर्मदा घाटी आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आपका ये आपका पूरा सतपुड़ा मेकल श्रेणी सबसे दक्षिण में, ठीक है। तो ये पूरा मैप आपके सामने है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको चीजें याद करने में आसानी हो। दोस्तों अगर आप नोट्स बनाते जा रहे हो तो नोट्स में आप जैसा भी मैप बने, टूटा फूटा जैसा भी मैप बने, आप उस तरीके से बनाओ। जब हम रोटी बनाने सीखते हैं तो उस समय हम भारत का नक्शा ही बनाते हैं रोटी में, तो उसी प्रकार से जैसा भी आपसे एमपी का मैप बने तो आप मैप बनाओ, लेकिन आपको चीजें याद हो जाएगी अगर आप मैप के सारी चीजों को याद करोगे, ठीक है। तो जितने भी आप नोट्स बनाते जा रहे हो, नोट्स में जितना भी चैप्टर में मैप आता है तो वहां पर मैप जरूर बना लिया करे, जैसा भी मैप आपसे बने पर मैप बना लिया करे, ठीक है। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और जितने भी पठार है इनको एक एक करके हम सबको डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि आखिर कौन से पठार की विशेषता क्या है, और क्या क्या इस क्षेत्र की विशेषता है, और क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पठार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका रेड कलर वाला, जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपका मध्य भारत का पठार। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मध्य भारत के पठार में, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में बनते हैं, यानी आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन याद करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो मध्य भारत के पठार के अन्य नाम की हम बात करें तो इसका पहला अन्य नाम आता है चंबल उप आंध्र प्रदेश, और दूसरा आता है इसका सरसों की आड़ी।
अब चंबल उप आंध्र प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदी है, ये महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है, और इसीलिए इसे चंबल उप आंध्र प्रदेश कहा जाता है। दूसरा आता है सरसों की हांडी। तो सरसों की हांडी इसलिए कहा जाता है कि आपके भिंड मुरैना वाले जो जिले हैं, यहाँ पर जो सरसों का उत्पादन है ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आपका जो मध्य प्रदेश का सरसों का उत्पादन यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, तो इसीलिए इसे सरसों का हांडी बोला गया। ठीक है, तो दो नाम आपको याद रखना, चंबल उप आंध्र प्रदेश और एक आता है आपका सरसों का हांडी। ठीक है, अब बात आती है कि इस पठार का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो इस पठार के निर्माण की हम बात करें तो विंदन शेल समूह के अपरदन तथा चंबल के निक्षेपों के द्वारा इसका निर्माण हुआ। ठीक है, ये विंध्यन शेल समूह क्या होता है, जितने भी जो शेल समूह आते हैं ये सारे हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर है, तो उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ चीजें याद रख लेना। अब इसके बाद में जो अगला हम सब्जेक्ट शुरू करेंगे उसमें आपको ये सारी चीजें मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका जो निर्माण है ये विंध्यन शेल समूह के अपरदन तथा चंबल के निक्षेपों के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखनी है, निर्माण से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है इसके क्षेत्रफल की। तो इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,896 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर आपसे परसेंटेज में पूछे तो इसका परसेंटेज में टोटल 10.68% है। कितना, 10.68% इसका टोटल क्षेत्रफल है। यानी कि अगर मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, तो उसमें से आपका 32,896 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है, तो ये मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल है। और वहीं मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का 10.68% क्षेत्रफल किसका है, आपका मध्य भारत के पठार का ये क्षेत्रफल है। ठीक है, वहीं अगर इसमें बात करें जिलों की, तो जिलों की बात करें तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, नीमच और मंदसौर का एक छोटा सा क्षेत्र आता है गरोट। तो गरोट का भी बिल्कुल छोटा सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, तो ये प्रमुख जिले आते हैं। ठीक है, तो इसमें जिले आते हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, नीमच और गरोट, जो कि मंदसौर के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर आपने गठन वाली क्लास को अच्छे से लिया होगा तो आपको पूरे 52 जिलों की लोकेशन पता होगी, और अगर आपने एक बार मेहनत कर ली और एक बार प्रैक्टिस कर ली होगी तो आपको पूरे 52 जिले याद होंगे, और यहाँ पर बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा जिला कहाँ पर आता है, आपको पूरे जिले याद हो जाएंगे। अगर आपने वो क्लास नहीं ली तो उसे जाकर जरूर ले लेना। ठीक है, तो ये प्रमुख जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें ये जिले का थोड़ा क्षेत्र आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जिला पूरा आता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे आप एग्जाम में जाओगे और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा कि मध्य भारत के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला आता है, तो आपको वहां पर बिल्कुल सटीक आंसर मिलेगा और आप देखते से उसे टिक कर दोगे। यानी कि अगर आपको एक जिला मध्य भारत का दे दिया तो बाकी अदर जिले इधर बुंदेलखंड का दे देगा, मालवा का दे देगा, नर्मदा सोन घाटी का दे देगा, तो आपको वहां से बिल्कुल सटीक ऑप्शन मिलेगा, तो आप एक बार में ही टिक कर दोगे। तो यहां से इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, और जो क्षेत्र थोड़ा थोड़ा आता है वो तो आपको देगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से किसी भी तरीके से कंफ्यूजन होना नहीं है। ये कोई भारत पाकिस्तान की सीमा नहीं है कि अगर रेड इधर जो पाकिस्तान अगर इधर भारत में आ गया तो हम उसे तोप से उड़ा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ से बिल्कुल टेंशन मत लिया करें। ये जो जितने जिले आप इनको याद कर ले अच्छे से, और आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको सारी चीजें वहां पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब बात आती है इसमें नदियां कौन कौन सी आती है। तो इसके अंतर्गत चंबल, पार्वती, सिंध और कुंवारी ये प्रमुख नदी आती है। और सबसे इंपोर्टेंट जो नदी है वो सबसे इंपोर्टेंट नदी क्षेत्र की है चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी जो सबसे ज्यादा मृदा प्रदान करती है वो इसी क्षेत्र में मृदा प्रदान करती है। और भिंड और मुरैना में सबसे ज्यादा जो मृदा प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है आपका चंबल नदी के द्वारा। और मृदा प्रदान क्या होता है, तो मिट्टी को बहाकर ले जाना मृदा प्रदान कहलाता है। ठीक है, तो नदियां कौन कौन सी इस क्षेत्र की, तो चंबल, पार्वती, सिंध और कुंवारी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां है। ठीक है, उसके बाद आती है यहाँ पर मिट्टियां। तो इस क्षेत्र में मिट्टियां पाई जाती है, एक तो जलोढ़ मिट्टी एंड कछारी मिट्टी। ठीक है, और ये दोनों मिट्टियां क्या है, तो ये नदियां या बाढ़ के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, जलोढ़ और कछारी। तो ये दोनों मिट्टियां यहाँ पर बहाकर लाई जाती है, एक तो चंबल नदी और कुछ अन्य नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है वो होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ और कछारी ये दोनों मिट्टियां यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से मैं पूरे स्लाइड का आपको रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको सारी चीजें यहां से याद हो जाए। तो सबसे पहले मध्य भारत के पठार में हमने क्या पढ़ा, तो इसका निर्माण इसका अन्य नाम चंबल उप आंध्र प्रदेश या सरसों की हांडी है।
इसका जो निर्माण हुआ यह विंध्यन शैल समूह के अपरदन तथा चंबल के निक्षेपों के द्वारा हुआ। वहीं अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 32,896 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और जो मध्य प्रदेश का 10.68% है। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर जिलों की बात करें तो यहाँ पर भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, नीमच और मंदसौर का छोटा सा गरुड़ क्षेत्र आता है इसमें। ठीक है, गरुड़ क्षेत्र आता है। अब यहाँ पर आपको मैप को एक बार ध्यान से देखें, ये जितना भी पीले कलर में आपको पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये पीले कलर वाला जो क्षेत्र है आपको, ये पूरा है आपका मध्य भारत का पठार। ठीक है, तो पीले कलर में जो भी आपको मध्य प्रदेश के मैप में दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्षेत्र आता है किसके, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। और मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल का 10.68% आपका कौन है, तो मध्य भारत का पठार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ की प्रमुख नदियां चंबल, पार्वती, सिंध और कुआरी है। ठीक है, वहीं मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ और कछारी दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ की प्रमुख फसलों की हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख फसलें सरसों, ज्वार, तिल और अलसी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फसल है वो है आपकी सरसों, और सरसों का जो उत्पादन इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है और इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो सरसों की हांडी इस क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है, वहीं अगर यहाँ की जनजाति की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जनजाति यहाँ पर सहरिया जनजाति का निवास सबसे ज्यादा है। कौन सी जनजाति, तो सहरिया जनजाति यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, वहीं वन की बात करें तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क या कटीले वन पाए जाते हैं। जो कटीले वन होते हैं वो कटीले वन यहाँ पर पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की कम समस्या है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। जैसे खेर, बबूल, शीशम आदि ये वन आपका यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सबसे कम वर्षा होती है इसीलिए यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है आपका, तो भिंड। तो मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला भिंड जिला किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्रति 1,000 पुरुषों पर, प्रति 1,000 जो आपके मेल है, इन पर जो महिलाओं की संख्या है, ये महिलाओं की संख्या जो होती है इसे बोला जाता है क्या, तो इसे बोला जाता है आपका लिंग अनुपात। तो प्रति 1,000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, लिंग अनुपात बोला जाता है। और सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है आपका, भिंड का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि मध्य प्रदेश की जो सबसे कम वर्षा है ये कौन से पठार में होती है, तो ये मध्य भारत के पठार में होती है। और अगर आपसे पूछे कहाँ होती है तो भिंड जिले के गोहद में होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से दो क्वेश्चन निकाल कर रखना कि मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंग अनुपात या न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका भिंड। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो आपको बताना है मध्य भारत के पठार में होती है। अगर आपसे स्थान पूछे तो भिंड जिले का गोहद नामक जो स्थान है वहां पर मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। और पहला पठार हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ जिसमें हमने पढ़ लिया मध्य भारत का पठार। कौन सा, मध्य भारत का पठार हमने पढ़ लिया। और मध्य भारत के पठार की आपने लोकेशन भी देख ली कि कहां पर मध्य भारत का पठार आता है। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाते चले और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो वीडियोस को पूरा लाइक कर दे और कमेंट में अपनी राय जरूर दे दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक और यहाँ पर लिख लो, बीहड़ की समस्या से प्रभावित जिले आपके कौन कौन से, भिंड, मुरैना। ठीक है, भिंड, मुरैना आपका कौन सा, बीहड़ की समस्या से प्रभावित होते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब आपकी जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी जब निकलती है, यहाँ पर थोड़ा सा इनको क्लियर कर देते हैं उसके बाद समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब चंबल नदी आपकी निकलती है, तो चंबल नदी जब मध्य प्रदेश से निकलकर पहुंचती है कहाँ पर, भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में। तो भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में जैसे ये पहुंचेगी तो ये अधिक तेज भाव के कारण क्या करेगी, मृदा को काट कर ले जाएगी। और जब मृदा को काट कर ले जाएगी या मृदा का अपरदन करेगी तो यहाँ पर क्या होता है, इस क्षेत्र में गहरे गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं। और इन गहरे गड्ढे में किनका निवास है, तो इन गहरे गड्ढे में क्या, डकैतियों का निवास होता है। तो इसे डकैतियों की भूमि भी बोला जाता है। या फिर बीहड़ की जो समस्या होती है वो बीहड़ की समस्या भी आपकी कहाँ पर होती है, इसी क्षेत्र में। और भिंड, मुरैना, श्योपुर में सबसे ज्यादा ये समस्या होती है। ठीक है, तो डकैतियों का गढ़ भिंड, मुरैना, या फिर बीहड़ की समस्या से प्रभावित क्षेत्र भिंड, मुरैना। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप कि यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पठार आता है आपका कौन सा, तो अगला आता है आपका बुंदेलखंड का पठार। और मोस्ट इंपोर्टेंट है बुंदेलखंड का पठार। सबसे पहले इसके निर्माण की बात करें तो सबसे पहले इसका निर्माण होता है आर्कियन युग की ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें। ठीक है, जो आर्कियन युग था, अब आर्कियन युग की जो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें थी, तो इस ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से किसका निर्माण होता है, तो इसके निर्माण होता है आपका
किसका, बुंदेलखंड के पठार का। और आर्कियन शब्द का अगर आपसे कोई मतलब पूछ ले कि आर्कियन शब्द का मतलब क्या होता है, तो सबसे प्राचीन जो होता है, सबसे प्राचीन इसका मतलब होता है प्राचीन, यानी कि जो सबसे प्राचीन चट्टानें होती है ग्रेनाइट और नीस की, तो उसी से किसका निर्माण हुआ, तो उसी से आपके बुंदेलखंड का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्षेत्र इसका देख सकते हो, ये पूरा पिंक कलर में जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा आपका बुंदेलखंड का पठार। अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछे तो 23,733 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का कितना है, 7.7% है। ठीक है, तो याद रखना इसका जो क्षेत्रफल है ये 23,733 वर्ग किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.7% ये है। और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरा बुंदेलखंड का पठार, ये पूरा पिंक कलर में जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है आपका बुंदेलखंड का पठार। अब इसके अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से, तो सबसे पहले दतिया आएगा, फिर सागर आएगा, उसके बाद निवाड़ी आएगा, फिर टीकमगढ़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पड़ता है कौन सा, यहाँ पर पड़ता है आपका दतिया, उसके बाद यहाँ पर आता है आपका कौन सा, सागर, उसके बाद यहाँ पर आता है टीकमगढ़, और यहाँ पर आता है आपका निवाड़ी। तो ये प्रमुख जिले आपके जो मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आपके बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब फिर वही बात बोलूंगा कि जिलों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये आधा जिला इसमें आता है, ये आधा जिला उसमें आता है। आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको पूरा वहां पर माइंड में सेट हो जाएगा कि कौन सा जिला किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब नदियों की बात करें तो इसकी प्रमुख नदियां बेतवा, दसान, सिंध और केन। ठीक है, तो ये प्रमुख इसकी ये प्रमुख नदियां है कौन कौन सी, बेतवा, दसान, सिंध और केन। ये नदियां कहां से निकलती है, तो ये नदियां निकलती है आपकी बुंदेलखंड के पठार से। दोस्तों जब हम नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कौन सी नदी किधर जा रही है, कौन सी नदी किस पठार में प्रवेश कर रही है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है हल्का सा, और जब मैं नदियां पढ़ाऊंगा तो वहां पर एकदम आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी नदी किधर जा रही है। ठीक है, उसके बाद ये सिस्टम आपका मिट्टियों का रहेगा, तो मिट्टियां भी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगी कि किस पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर लाल काली मिट्टी के साथ साथ यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आपका बुंदेलखंड के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मिश्रित मिट्टी पाई जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर इधर से लग रहा है, देखो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ इसमें मिश्रित मिट्टी पाई जाने का कारण। आप देख लो कि यहाँ मिश्रित मिट्टी क्यों पाई जाती है। दोस्तों इधर से तो आ गया आपका कौन सा, मालवा वाला क्षेत्र, इधर से आ गया आपका कौन सा, मध्य भारत वाला क्षेत्र, इधर आ गया आपका यूपी वाला क्षेत्र, यहाँ पर आ गया आपका रीवा पन्ना वाला क्षेत्र, और इन सबके बीच में आपका कौन सा, बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो यहाँ पर मिट्टियां जो है आपस में मिक्सअप हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये मैप आपके सामने बुंदेलखंड का पठार 7.7% आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां तक की कहानी आपकी आई होप की क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वन की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से सागौन, तेंदुपत्ता और महुआ के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो सागौन, तेंदुपत्ता और महुआ। ठीक है, अब यहाँ पर वनों का देखो सहयोग, देखो आपका पहला तो आ गया सागौन, तो ठीक है सागौन तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन तेंदुपत्ता आ गया। अब तेंदुपत्ता वो है जिससे आपकी बीड़ी बनती है, यानी बीड़ी पर जो लपेटकर ऊपर लपेटा रहता है उसे बोला जाता है तेंदुपत्ता। तो उसी तेंदुपत्ता से क्या बनती है आपकी बीड़ी। और यहाँ पर एक महुआ, तो महुआ से बनती है आपकी शराब। ठीक है, तो ये सहयोग देखो, तो बीड़ी और शराब दोनों यहीं से बना सकते हो आप। ठीक है, तो जा सकते हो अगर आपको लगे कि आप बीड़ी और महुआ यानी दारू के शौकीन हो, तो शराब के शौकीन हो, तो यहाँ पर दोनों चीजें मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर इस पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात आती है। तो इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा की चोटी इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट और कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सिद्ध बाबा की चोटी किस पठार के अंतर्गत आती है, तो आपको बताना है किस पठार के अंतर्गत, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आती है। इसकी ऊंचाई 1172 मीटर है, स्थान पूछे तो दतिया में पाई जाती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है और कहां पर पाई जाती है, तो ये आपकी दतिया में पाई जाती है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पठार आपका आता है रीवा पन्ना का पठार, मोस्ट इंपोर्टेंट पठार है ये भी, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रीवा पन्ना के पठार की यहाँ पर लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, ये आपका पिंक कलर में जितना भी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, मैप में ध्यान से देखते चले, और जहां पर आपको लगे कि स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो वहां पर स्क्रीनशॉट भी लेते चले। ठीक है, रीवा पन्ना के पठार की हम बात करें तो इसका निर्माण एक कडप्पा और विंध्यन शैल समूह के अपरदन से हुआ है। ठीक है, तो याद रखना जो आपका रीवा पन्ना का पठार है, इसका निर्माण कडप्पा और विंध्य शैल समूह के अपरदन से यहाँ पर होता है। वहीं इसका क्षेत्रफल पूछे तो 31,955 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36
प्रतिशत है। ठीक है, 10.36% इसका टोटल क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रमुख जिलों की हम बात करें तो इसके अंतर्गत रीवा, पन्ना, सतना और दमोह प्रमुख जिले आते हैं। ठीक है, अगर आपने मैप अच्छे से याद कर लिया, पूरे जिलों की लोकेशन आपने अच्छे से याद करी होगी, तो यहाँ पर जिले आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। ठीक है, वहीं प्रमुख नदियों की हम बात करें तो प्रमुख नदियां आपकी कौन सी, टोस, केन और बियड़। टोस, केन, बियड़ आपकी यहाँ की प्रमुख नदियां है। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ की प्रमुख मिट्टियों की बात करें तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और यहीं पर बलुआ पत्थर की प्रधानता भी ज्यादा है, यानी बलुआ जो पत्थर होते हैं वो यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं। और यहाँ पर मिट्टी पूछे तो कौन सी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी आपके रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका टोटल रीवा पन्ना का पठार। अब इस पठार में एक प्रमुख चोटी है जिसे हमने बोला है गुडविल चोटी, या इसे सद्भावना शिखर भी बोला जाता है, या कालूमार की चोटी भी इसे बोला जाता है। तो इसकी ऊंचाई आपसे पूछे तो कितनी है, 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो इस पठार की जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुडविल या सद्भावना शिखर या कालूमार चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो इंपॉर्टेंट चोटी है आपकी, ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत भी हम इसे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि गुडविल चोटी किसके अंतर्गत आती है, तो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसमें हमने 3 पठार को कंप्लीट कर लिया। पहला आपका कौन सा था, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार में के बाद हमने पढ़ा था बुंदेलखंड का पठार, और बुंदेलखंड के पठार के बाद में हमने पढ़ लिया रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है दोस्तों, चीजें हम कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। अगर मैं आपको एक ही क्लास में पूरा भौगोलिक विभाजन पढ़ा दूंगा तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, आपको चीजें याद नहीं रहेगी। जितना हम पढ़ेंगे उसका आप रिवाइज करो, अगली क्लास में फिर नई चीजें पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें याद हो जाएंगी। अगर हम एकदम से सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, और वो ही हो जाएगा कि आगे पाठ पीछे सपाट। तो हम चीजें कम पढ़ेंगे लेकिन ध्यान से अच्छे से और डिटेल के साथ पढ़ते चलेंगे ताकि आपको साथ साथ चीजें याद भी हो जाए। अब 2 इंपॉर्टेंट आपके लिए सूचना है। पहली तो आप ये कर लेना कि आप जिसके पास जिसने भी ब्लैंक मैप नहीं लिया तो वो ब्लैंक मैप के साथ पूरे 52 जिले याद कर ले। 52 जिले जब आप याद कर लोगे तो आपको सारे चैप्टर अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे, क्योंकि पूरा खेल आपका मैप का है। अगर एमपी को अच्छे से याद रखना है तो मैप का पूरा खेल है। तो पूरे 52 जिले आपको मैप के साथ याद कर ले कि कौन सा जिला कहाँ पर है। जैसे आप 52 जिले याद कर लोगे तो आपको भौगोलिक विभाजन अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस क्षेत्र में कौन सा जिला आता है। उसके बाद नदियां अच्छे से समझ में आएगी कि कौन सी नदी किस जिले से होकर निकली है। ठीक है, उसके बाद मिट्टियां समझ में आएगी, जलवायु समझ में आएगी। लेकिन जब तक आप 52 जिलों को याद नहीं करोगे मैप में प्रैक्टिस कर करके, तब तक आपको चीजें कम समझ में आएगी। इसलिए बोल रहा हूं एक बार कि 52 जिले आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को जरूर लाइक कर दे और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और साथ ही जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है कि बहुत ही जल्दी आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाली है जिसमें हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से चर्चा करेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लगभग 20 से 25 उसके वीडियोस आएंगे। तो उस सीरीज में जो चीजें मैं आपको बताऊं उसके नोट्स बना लेना। लगभग आपको 7 से 8 या 8 से 10 क्वेश्चन आपको उस सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।